नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्नेहा पात्रो। तो झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्म है और इसकी वजह है झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाअधिवेशन। ये सिर्फ एक संगठनात्मक बैठक नहीं बल्कि जेएमएम का एक भव्य राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन, रणनीति निर्धारण और विचार विमर्श का केंद्र होगा। राज्य में दूसरी बार भाजपा को मात देने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा नई बुलंदियों को छूने चला है। लेकिन महाअधिवेशन के घोषणा के ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। आरोप लगे हैं कि ये महज एक ढकोसला है और सलाह दी गई है कि पार्टी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लागू करे, जिस पर जेएमएम का भी पलटवार है। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन 14-15 अप्रैल को प्रस्तावित है और पार्टी के संविधान में संशोधन की बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन हमें लगता है ये सिर्फ आयुष है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में हिम्मत है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करती है तो वो एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लागू करे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी मुख्यमंत्री भी है और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी, तो उन्हें पद छोड़ना चाहिए और एक उदाहरण पेश करना चाहिए। मुख्यमंत्री हमेशा एससी और ओबीसी समुदाय के हित की बात करते हैं, तो अब समय आ गया मुख्यमंत्री जी, जो पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष का पद है वो एससी या ओबीसी समुदाय में से किसी को दे। तब लगेगा कि आपके पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र सिर्फ एक परिवार का कब्जा नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर इन्हें विश्वास कब रहा है। देखिए, ये जो भी नसीहत भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें। इसके अलावा भी कुछ बातें उनके तरफ से आई है जो शायद आप नहीं बोल रहे। हम भी बता दे रहे हैं उसमें वो एससी हो और ये हो, तो हम तो चाहेंगे कि इस देश का प्रधानमंत्री आदिवासी हो, एससी हो। अगर उनमें है क्षमता दूसरे को सलाह देने के बजाय आप अपने यहाँ परिवर्तन करके दिखाइए। ये तो पार्टी का मामला है, पार्टी क्या निर्णय लेगी क्या नहीं लेगी ये भारतीय जनता पार्टी तय करने वाली। देखिए झारखंड, चलिए बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता बटर सिंह देओल जुड़ गए हैं। बटर सिंह जी, बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। वहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विजय चौरसिया जुड़ गए हमारे साथ। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। पहला पक्ष जेएमएम का ही लेंगे। बटर सिंह जी, जो महाअधिवेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा का 14 और 15 अप्रैल को होने वाला है, कौन से नीतिगत फैसले हम इससे उम्मीद कर सकते हैं? क्या उद्देश्य है इस महाअधिवेशन का? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी पार्टी अपना महाअधिवेशन बुलाती है तो ऐसा नहीं है कि झारखंड में जेएमएम कोई अजीब तरीके की परिपाटी शुरू कर रही है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो समय समय पर अपना महाअधिवेशन बुलाते रहती हैं। इससे देखिए 3-4 जो बेनिफिट्स हैं इसके में, सबसे पहले तो ये जो एकजुटता और ताकत दिखाना होता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, और सबसे बड़ा इतना बड़ा जुटान होगा, सारे झारखंड के प्रतिनिधि आएंगे, झारखंड के बाहर से भी डिफरेंट स्टेट्स के प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो मीडिया का एक जिसको कहते हैं कि ध्यान आकर्षित होगा, मीडिया का फोकस होगा और जनता का भी जरूर फोकस होगा कि इतना बड़ा जुटान होगा। और दूसरा सबसे बड़ा बात होता है कि ये समय होता है कि राजनीतिक एजेंडा तय करना कि पार्टी का क्या जो बेसिक टेनेट्स है पार्टी के, उसके अलावा नए अब पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या हमें नए प्रस्ताव आएंगे लोगों के द्वारा, जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा बताया जाएगा कि हम पार्टी को कैसे और पावरफुल बना सकते हैं और कैसे जिसको कहते हैं कि हमारी पार्टी की जो पहुंच है और लोगों तक पहुंचे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे नेता हैं, जो हमारे शीर्ष नेता हैं, उनका आध्यात्मिक जो एक उनका जो पावर है, जैसे गुरुजी ने पार्टी शुरू की थी उनको रिस्पेक्ट देना, हमारे अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत जी और नए जो पदाधिकारी चुने जाएंगे जो केंद्रीय समिति के, क्योंकि हमने देखा कि पूरे राज्य में हर जिले में 90% सारे जिलों में अभी कमेटी तैयार कर दी गई है। हमारे नए सदस्यों को जोड़ने का जो लक्ष्य था, हमें 60 लाख का लक्ष्य रखा था, वो भी पहुंच गए हैं। 60 लाख हमारे मेंबरशिप हो गई है। तो एक तरह से पार्टी का रिजरेक्शन है और ग्रास रूट लेवल के जो कार्यकर्ताओं का जुटान होगा, जो आएंगे,
तो उनका जो मनोबल बढ़ेगा और जिसको कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना, बीजेपी कहती है कि हम 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो एक पार्टी का ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती है कि अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं, उनमें उत्साह भरने का एक जिसको कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो जुटान होगा हमारे विरोधियों के लिए संदेश होगा, बीजेपी के लिए संदेश होगा कि हमने आपको 2024 इलेक्शन में करके दिखाया, 2019 का इलेक्शन में करके दिखाया, और आगे भी हम एक ऐसे फोर्स हैं जिस यू हैव टू रेकन विद दैट फोर्स, है ना। और विस्तार कैसे हो, नए नए लोगों की जो सलाह आएगी, उस पर राजनीतिक चर्चा होगी, उसको अगर अच्छे जिसको कहते हैं रेजोल्यूशन आएंगे, उसको अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये सब करने के लिए एक रेगुलर प्रोसेस है, और एक जिसको कहते हैं कि 14 और 15 एक जिसको कहते हैं मतलब लोगों में नया उत्साह, नई जान, और एक पार्टी में ये बहुत बड़ी बात होगी पार्टी के लिए। संगठन मजबूती का समय रहता है, अधिवेशन जो है लोकतंत्र का हिस्सा है और होना भी चाहिए पार्टी के भीतर संगठन को मजबूत करने के लिए। लेकिन बीजेपी कई तरह के आरोप लगा रही है, प्रतिक्रिया दे रही है। बीजेपी का कहना है कि महज एक ढकोसला है। क्या मीडिया कवरेज के लिए महाधिवेशन हो रहा है या वाकई कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे? तो देखिए, ये तो बीजेपी की छोटी सोच को दिखाता है। हमने तो कभी नहीं कहा कि बीजेपी जब जयपुर में या कहीं भी दूसरे स्टेट्स में जाके अधिवेशन करती है, तो हमने तो कभी नहीं कहा कि ढकोसला कर रही है। तो ये दिखाता है कि उनका सोच की वो करे तो ठीक और दूसरे करे तो वो ढकोसला हो जाता है। और मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना कि वो कह रहे हैं कि भाई ये अपनाना चाहिए, ये आपको डिसीजन लेना चाहिए, वन मैन वन पोस्ट। तो आप सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि हमने तो कभी नहीं कहा कि मोदी जी 75 साल के हो गए, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। तो भाई हमारा घर है, हमको चलाना आता है, हम अपने हिसाब से चला रहे हैं, और जनता हमें प्यार दे रही है, जनता हमें वोट दे के जिता रही है, जनता को एतराज नहीं है, कोई एतराज है। हम तो कभी नहीं कहते हैं कि आप ऐसा चलाइए, आप इसको अध्यक्ष बनाइए, आप इसको ऐसा कीजिए। हमने कहा है कभी कहा बीजेपी की किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, किसको एलओपी बनाइए, किसको क्या बनाइए। तो वो अपना समझे, दूसरों के कामों में जो दखल देने का और टांग अड़ाने की आदत है, ये नहीं करनी चाहिए। ये आज के सभ्य समाज का और एक जिसको कहते हैं कि स्वच्छ डेमोक्रेसी का ये मुझे लगता है कि चलन नहीं है। उनको अपनी पार्टी कैसे चले वो देखें। हाँ, अगर उनको लगता है कि हमारी सरकार कुछ जो उनको ऑपोजिशन का काम है, अगर उनको लगता है कि पब्लिक का काम नहीं हो रहा है, तो वो उठाएं मुद्दे, हम तक बताएं, हम जरूर उसको देखेंगे कि अगर हम कहीं किसी क्षेत्र में काम पूरा नहीं हो पा रहा, हम पूरा करेंगे। अब ये बताएंगे कि नहीं, अब इस तरह ये तो हो गया कि पड़ोसी आके बता रहा है आपके घर में कि भाई आपके इनकम 50,000 है तो नहीं 20,000 की सब्जी खरीदो, 20,000 का। अरे हमें अपने हिसाब से चलाने दो, आप अपना चलाओ, आप अपने पार्टी के देखो, आप अपना घर संभाल लो, है ना। और दूसरों के घरों में ताकने झांकने की आदत छोड़ देनी चाहिए, बहुत हो गया। ठीक है। विजय चौरसिया जी, बीजेपी जेएमएम के महाअधिवेशन पर टिप्पणी कर रही है। विजय जी, आपको आवाज नहीं मिल पा रही है? मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही जी, बहुत सुनाई पड़ रही है। बटर साहब ने क्या कहा मैंने सुनाई नहीं। एक बार ऑडियो टेस्ट प्रॉब्लम है ठीक से। ठीक। सवाल मेरी सुनाई दे रही है आपको? मेरी सवाल सुनाई दे रही है आपको? विजय जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बताइए, थोड़ा जोर सुनाई पड़ जाएगी। विजय जी, सवाल ये है कि जो महाअधिवेशन जेएमएम का महाअधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को होने वाला है और बीजेपी इस पे टिप्पणी कर रही है कि ये महाअधिवेशन नहीं ढकोसला है, तो एक प्रकार से ये बता दीजिए कि लोकतंत्र का हिस्सा ही तो होता है किसी पार्टी का महाअधिवेशन करना, इसे ढकोसला कहना कहां तक सही है? वही बात के 3 बात है। वही पुत्र राजनायक बनेंगे, पिता अध्यक्ष बनेंगे, एक ही परिवार रहेगा सब चीज। तो ऐसी आयुवास की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अभी ठीक ही बोलते हैं ये लोग कि इनके भाई इनकी सत्ता है, वो चाहते हैं इसी रूप में
कोई व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे क्या? क्या बता पाएंगे बटर साहब? या दूसरे कार्यकर्ताओं को जो झंडा ढो रहे हैं, चाहे वो कितना भी काबिल हो, चाहे वो कितना भी पार्टी के लिए समर्पित हो, उन्हें पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद है? ये संविधान है क्या इनकी पार्टी का? हम ये जानना चाहते हैं इनसे। अच्छा ठीक है, बटर सिंह जी से ये इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन विजय जी, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो परिवारवाद की बात जो है बीजेपी करती है, लेकिन क्या आपके पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक पारदर्शिता है? बिल्कुल। क्या आपके भीतर परिवारवाद नहीं है? क्या बीजेपी में ऐसे कोई नहीं है कि अपने पुत्र को चांस नहीं दिया हो या फिर अपने परिवार के रिश्तेदारों को चांस नहीं मिला हो? नहीं, स्नेहा जी, अगर कोई उस काबिल है और चुनाव लड़ता है तो वो ये नहीं हो गया कि परिवार के अंदर ही पार्टी घूमते रहती है। हम आप बता दें मुझे कि भारतीय जनता पार्टी के कौन सा व्यक्ति निश्चित है कि वो अध्यक्ष बनेंगे और उनके पुत्र फिर कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? मैं तो नहीं, ऐसा उदाहरण होगा है। इसे भारतीय जनता पार्टी के इक्का दुक्का जो काबिल है, जो समाज में रह रहे हैं और वो समाज को कुछ दे रहे हैं, और वो अगर चुनाव लड़ते हैं, उससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए जवाब दे दीजिए बटर सिंह जी। देखिए, एक व्यक्ति एक पद, इस पर बात हो रही है और परिवारवाद के मुद्दे पर तो बीजेपी घेरती आई है, इस पर क्या जवाब देंगे? सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति एक पद, ये किस संविधान में लिखा हुआ है? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है क्या कि, और हमारी पार्टी है। आप देखिए कि पार्टी का नेता कौन चुनता है। अभी जो महाधिवेशन होगा उसमें करीब 2000 लोग आएंगे, वहां प्रस्ताव रखा होगा, प्रस्तावक होंगे, उसके पीछे लोगों से पूछा जाएगा कि ये प्रस्ताव सामने आया है, इसको हम पास समझे कि नहीं समझे। और अगर वो पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं, हमें ये मंजूर है ना, और कोई दूसरा आदमी वहां उस पोजीशन के लिए खड़ा नहीं हुआ है, तो एक पोस्ट पे अगर मतलब एक आदमी अगर 2 पोस्ट पे भी रह गया और उसका ऑपोजिशन कोई नहीं है, तो और महाधिवेशन में रेजोल्यूशन करके पास किया जा रहा है, मतलब जिसको कहते हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा है स्पीकर साहब कैसे करते हैं, जब कोई बिल आता है तो जो हाँ बोलते हैं हाँ, जो ना बोलते हैं ना, और पास हो गया। तो वहां पर हम बोलेंगे कि नहीं, इलेक्शन करवाइए। तो जो आदमी अगर पार्टी के द्वारा पार्टी के लोग प्रस्ताव करते हैं, प्रस्तावक होते हैं, उसके बाद और भी लोग होते हैं साथ में जो सेकंड प्रस्तावक होते हैं, ये प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसको भी जो पोस्ट है, अगर सबको मंजूर है, पार्टी को मंजूर है, पार्टी को वोट देने वाली जनता को मंजूर है, तो बीजेपी को क्या मिर्ची लगती है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। और बार बार परिवारवाद कहते हैं, ठीक है, देखिए इनके लोग एग्जाम्पल देते हैं कि रघुवर दास नहीं खड़े हुए तो उन्होंने अपनी बहू को खड़ा कर दिया, वो परिवारवाद नहीं आया, ठीक है, मान लिया परिवारवाद नहीं आया। कहते हैं वहां पर जनता ने वोट दिया, पर कल्पना जी जब गांडे से खड़ी हुई, वहां पर खाली मुझे लगता है कि अधिकारियों ने उनको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, जनता ने तो वोट ही नहीं दिया, कार्यकर्ता ने तो वोट ही नहीं दिया। तो अगर जेएमएम के कार्यकर्ता वोट देके अनअपोज्ड किसी को, जेएमएम के जो डेलीगेट्स है अनअपोज्ड किसी को, मैं कहता हूं एक आदमी को 10 पोस्ट दे दे, ये जेएमएम के अगर कार्यकर्ता, जेएम के डेलीगेट और झारखंड की जनता उसको स्टैंप लगाती है, अप्रूव करती है, वोट देके जिताती है, तो किसको तकलीफ हो सकती है इस बात से? बीजेपी को क्यों तकलीफ है? अगर तकलीफ है बीजेपी को, बीजेपी तो ये नैरेटिव रचा था, पर इलेक्शन में तो जनता ने बता दिया ना कि ये नैरेटिव है ही नहीं कहीं। जो डिसीजन भी जेएमएम के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लिया गया है, उन्होंने अपना एक अप्रूवल, स्टैंप ऑफ अप्रूवल 2024 के इलेक्शन में लगा दिया। अब फिर बीजेपी अपना वही राग लापने लग गई। अगर आपको लगता है, आप जनता के बीच में ले जाइए ये बात, हम अपनी पार्टी का कैसे चलाना है, हम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक हमारी पार्टी में कौन किस पद पे रहेगा, एक आदमी 10 पद पे रहेगा या नहीं रहेगा, ये हमारी पार्टी का सोचना है। और ये हम अपना आइडियोलॉजी लेके जनता के पास जाते हैं, जनता हमको वोट देती है, दैट मीन्स वो हमारी आइडियोलॉजी को अप्रूव कर रही है।
ठीक अगर है आपको लगता है विजय जी, कि हम जनता विजय के जी साथ आपको ठगी आवाज कर आ रहे रही हैं, है मेरी? जनता के साथ अगर आप आपने लोग बटर सिंह जी जनता को को सुना बोलिए, हमको वोट दे। तो उन्होंने कहा है कि पार्टी अपने आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है, महाधिवेशन कर रही है, और जहां से आप लोग कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पद, इसका तो संविधान में कहीं लिखा नहीं ना है। नहीं नहीं, पटेल साहब जी ने सही कहा, अंत में उन्होंने ठीक ही कहा, ये इनकी आइडियोलॉजी है कि परिवार से बाहर हम नहीं जा सकते, एक व्यक्ति 10 पद भी रख सकता है। फिर लोकतंत्र और संविधान की बात ये लोग क्यों करते हैं? जब पार्टी में ही संविधान नहीं है, जब पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है, को व्यक्ति चाहे कितना भी समर्पित हो पार्टी के लिए, वो चाहे कितना भी मेहनत करे, लेकिन उसे पार्टी उस सर्वोच्च पद में नहीं बैठने देगी, एक परिवार का व्यक्ति ही बैठेगा, तो फिर लोकतंत्र और संविधान की जो बात ये लोग गाहे बगाहे करते रहते हैं, वो इन्हें नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई तकलीफ नहीं है बटर साहब, हम सिर्फ आपको आईना दिखा रहे हैं कि आप जो बातें कहते फिरते हैं कि हम बड़े संविधान वाले लोग हैं, हम बहुत लोकतंत्र वाले लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या हमें बर्दाश्त नहीं होती, संविधान की हत्या हमें बर्दाश्त नहीं होती, हम सिर्फ आपको ये आईना दिखाते हैं कि आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपका संविधान वहां पे कहां चला जाता है, आपका लोकतंत्र वहां कहां चला जाता है? क्यों? देवल साहब एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमेशा से पार्टी को योगदान दिए हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते? वो दावा भी क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि डर का माहौल है, इसलिए कि डिक्टेटरशिप है। ठीक बोले बटर साहब, कोई अप्रोच ही नहीं करता, कोई खड़ा ही नहीं होता। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। किसकी मजाल है जो खड़ा हो जाए? अगर खड़ा हो गया तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा ना। अभी आपने खूंटी को नहीं देखा, हजारों कार्यकर्ता इनके सड़क पे हैं, रैलियां निकाली जा रही है व्यक्ति के खिलाफ जो लगातार अध्यक्ष के पद पे सुशोभित हो रहा है ऊपर से ही। कहां गया लोकतंत्र, कहां गया संविधान? रोड पे तो है आपके कार्यकर्ता झंडा लेकर के, विद्रोह तो कर रहे हैं। अब कैसा विद्रोह होता है? और इनके महासचिव कहते हैं कि वो जो विद्रोह कर रहे हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ही नहीं। अब इसको क्या कहा जाए? तमाम प्रखंड अध्यक्ष, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सभी सड़क पे हैं और इनके महासचिव कहते हैं कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग नहीं है, उन पे कार्रवाई की जाएगी। तो यही ना संविधान है आपका बटर साहब। ये संविधान आप रखिए, लेकिन संविधान की बात फिर आप मत कीजिए सार्वजनिक स्थलों पे, क्योंकि आपकी पार्टी में खुद संविधान नहीं है, खुद लोकतंत्र नहीं है, और आपकी भी हिमाकत, आप भी हिमाकत नहीं कर सकते हैं इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत आप भी नहीं कर पाएंगे, ये मैं समझता हूं। बटर सिंह, मैं आपके दर्द को समझ। ठीक है, महाधिवेशन में बटर सिंह जी देखिए, वक्फ संशोधन कानून का विरोध तो जेएमएम कर रही है, इसे लेकर भी वहां पर कुछ होगा, बड़ा फैसला होगा, लेकिन संविधान में संशोधन, इसका मतलब नहीं समझ आया सर। संविधान में संशोधन किस प्रकार करेगी जेएमएम? कौन से संविधान? ये हमारे, देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और एक जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है कि पार्टी के जो नियमावली है, जिस तरह से पार्टी बनी है, उसमें चेंजेस होने की बात हो रही है। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उसको कंफ्यूज मत कीजिए। नहीं, मैं उसी पर और हमारे मित्र बोल रहे थे पार्टी के संशोधन पर ही बात कर रही थी। सबसे जीता जाता है किस तरह से मजबूती आप प्रदान करेंगे, क्योंकि एक प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो किस प्रकार से अपने पार्टी के संविधान में संशोधन करेंगे? देखिए, कोई भी पार्टी ग्रो क्यों नहीं करना चाहती? हम जरूर चाहेंगे कि हमारी पार्टी का लक्ष्य क्या होता है कि छोटे से बड़ा होकर पूरे नेशनल पार्टी बनने का। हमारा भी लक्ष्य है नेशनल पार्टी बनने का। उसी के हिसाब से हमारे चेंजेस किए जाएंगे, रेजोल्यूशंस आएंगे कि कैसे, किस हिसाब से क्या क्या चेंजेस जरूरी है कि हम नेशनल पार्टी बन सकें। बट क्योंकि नेशनल पार्टी बनने के लिए संविधान में पॉइंट्स दिए हुए हैं, अहर्ता दी हुई है कि अगर आप इस अहर्ता को पूरा करते हैं तभी आप एक नेशनल पार्टी बन सकते हैं। तो उस हिसाब से उसको चेंजेस को हम अपना अडॉप्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमारे मित्र बार बार बोल रहे हैं कि किसी को हिम्मत नहीं। देखिए, मैं एक सिख हूं और मुझे जेएमएम ने, आप जानते हैं कि कितने, मेरे वार्ड में मैं अकेला 2 सिख परिवार थे पूरे, फिर भी वहां के लोगों ने मुझे वोट देके पार्षद बनाया। जब तो ये ब्यूटी है डेमोक्रेसी की, और मुझे प्रवक्ता बनाया। और ये जिस खूंटी जिला की बात कर रही है, वो किसी परिवार से नहीं आते जिनको जिला अध्यक्ष बनाया गया।
और हमारी पार्टी में, और इनको याद दिलाना चाहता हूं, ये तुरंत ये झंडा लेके तुरंत आवाज उठाने लगे कि देखिए विरोध हो रहा। तो जब टिकट बांटे गए थे तो बीजेपी के कार्यालय के बाहर कितने लोगों ने धरना दिया था, कहा था कि ये कैसे टिकट दे दिया, विरोध है उसका। तो क्या उसका टिकट वापस ले लिया गया? उसको ये बोलेंगे नहीं। तो अपनी बेरी इनके लिए, देखिए हमेशा दो स्टैंडर्ड से चलते हैं। जब इनके ऊपर बात आती है तो डिफरेंट स्टैंडर्ड है, जब दूसरों के ऊपर बात आती है तो डिफरेंट स्टैंडर्ड है। हम ये नहीं लेके चलते। हमारी पार्टी का इंटरनल है, वहां पर अगर जो भी प्रस्ताव आएगा, अगर सबको मंजूर होगा वो अडॉप्ट किया जाएगा। अगर उसमें विरोध होगा, उसमें सोचने की बात होगी, उसमें कुछ चेंजेस करने की बात होगी, वो अडॉप्ट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो भारत के जो इलेक्शन कमीशन ने पार्टीज रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसमें कहीं भी नहीं दिया गया है कि एक आदमी एक पोस्ट। और बीजेपी का ही तो एक रेजोल्यूशन था कि 75 के बाद रिटायर। तो मोदी जी के नाम पे तो आज तक कभी वो रेजोल्यूशन ही चेंज हो गया कि 75 के बाद रिटायर होने की बात कहते हैं कि है ही नहीं थी ये बात। ठीक है, विजय जी तो जवाब देना चाह रहे हैं। अगर हम ये बात कहेंगे तो तुरंत वो मुकर जाएंगे। तो और आईना जो हमें वो दिखा रहे हैं ना, तो हम उस आईने में हम बहुत अच्छे लगते हैं, जनता को हम उस आईने में बहुत पसंद आते हैं और जनता हमको वोट देती है। और हम वो बार झारखंड की झारखंड सरकार चलाने दो बार की जनता ने विश्वास जिसको जताया कहते हैं कि विजय जी, 2 बार जनता ने विश्वास जताया है झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, और अभी राष्ट्रीय पार्टी बनने के कदम आगे बढ़ रहे हैं। चुनौती लग रही है? नहीं, मेरी शुभकामनाएं, भारतीय जनता पार्टी की शुभकामनाएं, बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीट ये इंडिया गठबंधन से प्राप्त करें, जिसकी कोई संभावना नहीं दिखती है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं। ख्याल पालने में क्या बुरा जाता है। हम सिर्फ ये कहते हैं बटर साहब को कि बटर साहब एक बार हिमाकत करके दिखा दे मुझे कि मैं भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्मीदवार हूं। मेरा दावा है पार्टी से बाहर अगर ये नजर नहीं आए तो मैं राजनीति छोड़ दूं। ये लोकतंत्र है, इनका यही लोकतंत्र है। टिकट ना मिलना और उसका विरोध एक अलग चीज है बटर साहब, आप बाखूबी समझते हैं चीजों को। लेकिन संगठनात्मक जो ब्यूरोक्रेसी है आपकी परिवारवाद की, वो एक अलग चीज है और वो आप भली भांति जानते हैं उसको। लेकिन मैं जानता हूं, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, आप हिमाकत भी नहीं कर सकते ये कहने का। तो चलिए, आपकी पार्टी है और आपका अपना थ्योरी है, आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, आप उस अनुसार से चलें। और ये भी बात सही है कि जनता आपको एक्सेप्ट की है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि बात सही है। लेकिन जब आप लोकतंत्र की बात करें, जब आप संविधान की बात करें, तो अपना भी चेहरा पार्टी में देख लें कि आपकी पार्टी क्या संविधान से चलती है, आपकी पार्टी क्या लोकतंत्र से चलती है, आपकी पार्टी क्या एक परिवार से बाहर जा सकती है क्या, इसको आप देख लें। बाकी सारी चीजें सही है, जब जनता आपको एक्सेप्ट कर रही है तो हम कौन होते हैं। लेकिन खूंटी एक आईना है कि आपकी पार्टी में कोई लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, एक परिवार का दबदबा है, वो जो कहेगा वही आप सभी को मानना पड़ेगा, यही सच। ठीक है, चलिए समय की कमी है, आखिरी सवाल लेंगे। विजय चौरसिया जी, आप पहले रुख रखिएगा, क्योंकि देखिए आलोचना तो हो रही है महाधिवेशन की, लेकिन विपक्ष की भूमिका सिर्फ आलोचना करने की तो नहीं है। लेकिन महाधिवेशन को लेकर कोई सकारात्मक विकल्प भी आप सामने रखेंगे क्या? हाँ, मैं तो ये कहता हूं कि अगर इन्हें झारखंडियत की दर्द है, अगर इन्हें आदिवासी समाज की पीड़ा है, तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का ये स्वागत करे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो आदिवासियों की ही जमीन वक्फ बोर्ड के तहत या बांग्लादेशी मुसलमानों के तहत हड़पी गई है, उनकी बहू बेटियों को हड़पा गया है और उनकी जमीनों, उनकी रोजी रोटी को हड़पा गया है। तो यदि अगर ये कुछ पीड़ा रखते हैं आदिवासी समाज को लेकर के, झारखंड को लेकर के, तो अपने इस अधिवेशन में वो कम से कम ये बात जरूर रखे कि आखिर आदिवासियों की संख्या, आदिवासी समाज के लोगों की संख्या संथाल परगना से और पूरे झारखंड से क्यों घटती जा रही है। ये बात वो रखें, इस बात पे मंथन करें और उसका निराकरण निकालें। वो हम तो यही कहेंगे कि अगर वो झारखंड की पीड़ा को महसूस करते हैं
तो कम से कम इतना तो करें अपने झारखंड वासियों के लिए। चलिए बटर सिंह जी, उनकी बातों को आपने सुना, इस पर लास्ट स्टेटमेंट, क्योंकि आदिवासियों की जमीन गंवाने के मुद्दे तो है ही, लेकिन राज्य में और भी गंभीर मुद्दे हैं, शिक्षा, विस्थापन, बेरोजगारी, इन सब चीजों पर, इन मुद्दों पर भी क्या स्पष्ट रोड मैप महाधिवेशन से बाहर निकल कर आ पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज हमारे मित्र को क्लियर कर दूं, ये पार्टी परिवार पार्टी परिवार पार्टी परिवार पार्टी जो रट लगाए, मैं कुछ पार्टियों का नाम लेना चाहता हूं जिनकी सही सरकार केंद्र में चल रही है ना। एनसीपी अजीत पवार, उसको अजीत पवार के उसके कोई हेड नहीं हो सकता। जन सेना पार्टी आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण और चिरंजीवी, तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू छोड़ के उस पार्टी का कोई कर्ता धर्ता नहीं हो सकता। राष्ट्रीय लोक जंच RLJP है ना, रामविलास पासवान के बेटे, तो रामविलास पासवान का खानदान छोड़ के उस पार्टी का कोई मुखिया नहीं हो सकता। NDPP नागालैंड में निफू रियो और उसके सारे उनके जितने रिश्तेदार हैं, MLAs हैं, वो पार्टी NDA फोल्डर में है। मिजो नेशनल फ्रंट जोरमान थोंगा है ना, लाल डेंगा के, ये पूरा खानदानी पार्टी है और जो NDA का साथ दे रही है। पर आज तक क्या बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता के मुंह से सुना होगा कि भाई ये सब पार्टियों में क्यों फैमिली परिवारवाद चल रहा है? बट जो ऑपोजिशन में है उनमें जरूर इनको परिवारवाद दिखेगा। और दूसरी बात है वक्फ अटल जी, शुभकामनाएं, आपने स्वीकार कर लिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस रास्ते से हटेगी नहीं। चलिए ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट, छोटा सा जवाब बटर सिंह जी, जो सवाल था उसका स्टेटमेंट। पहले मेरा ठीक है, समय की कमी है। बटर जी, जो सवाल था उस पर एक छोटा सा टिप्पणी चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं राज्य में, कोई स्पष्ट रोड मैप महाधिवेशन से निकल कर आ पाएगा? मैनेज करने के लिए सरकार लोगों को अपॉइंट करती है ना, वो सरकार के डेलीगेट होते हैं जो वक्फ को मैनेज करते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं। बीजेपी उनको अपॉइंट कर रही है, केंद्रीय वक्फ कमेटी को, और ये बोल रहे हैं कि भाई वो बांग्लादेशी की जमीन है। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि बीजेपी अपने ही अपॉइंटेड लोगों पे सवाल उठा रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए इनको, और हताशा में अनर्गल बयान देना बंद करना चाहिए, सोच समझ के कुछ बयान दे। और बाकी जो हमारे अधिवेशन का बात है कि 14-15 तारीख के शाम तक आपके पास पूरे मीडिया के पास क्लियर हो जाएगा क्या क्या प्रपोजल्स आए, क्या क्या एजेंडा डिस्कस हुआ और क्या क्या निर्णय लिए गए। तो मुझे लगता है कि अब वेट कीजिए और आप सबको पता चल जाएगा। ठीक है, आज दोनों पक्षों को हमने सुना इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों अतिथियों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाधिवेशन का महत्व तभी है जब उससे ठोस योजनाएं और कार्यान्वयन निकले, वरना ये सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में।